क्लासिफाइड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो नहीं आना चाहिए ये। सर ट्रैवल चीज अलग हो गई सर। ट्रैवलिंग तो मतलब अगर हम किसी को कन्वेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, ड्राइवर प्रोवाइड करा रहे हैं, कन्वेंस में कोई सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं इन बिटवीन ऑफ ट्रैवल, मैंने ड्यूरिंग द देखिए ट्रैवल। एक शब्द बोला है रिलेटेड, अगर वर्ड आ गया है तो उसको वाइडेस्ट मीनिंग देनी है, उसको आप नैरो मीनिंग नहीं दे सकते। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए, हम लोग रेट ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज कर रहे थे। 2 सेशन ले चुके हैं जहां पर हमने सारा इंट्रोडक्शन आपको दे चुका। अब हम लोग तीसरा सेशन में है जहां पर हम लोग सर्विस अकाउंटिंग कोड को कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में और फिर रेट्स में पढ़ना शुरू कर देंगे। वो ज्यादा टाइम नहीं है, मैं बता भी चुका हूँ उसको। ये सर्विस अकाउंटिंग कोड ये वॉल्यूम 4 के बुक में है, सर्विस अकाउंटिंग कोड विद एक्सप्लेनेटरी नोट। ये सर्विस अकाउंटिंग कोड को अगर आपको ढूंढना है तो ये जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 11/2017 है इसमें जाना होगा और यहाँ आपको मिल जाए। और हमारी जो वेबसाइट है taxbykk.com में, वहां से भी आप ओरिजिनल जो ये सर्विस अकाउंटिंग कोड है वो डाउनलोड कर सकते हो। जीएसटी रिसोर्सेस और फिर यहाँ पर जीएसटी रेट्स ऑन सर्विस, और ये सर्विस अकाउंटिंग कोड ये है ओरिजिनल जो आपको मैंने नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 के साथ मिलेगा। ये वहीं से निकाला गया है। और हमने कहा था ये चैप्टर 99, इस चैप्टर 99 को कई सेक्शंस में डिवाइड किए हुए हैं, तो वो सेक्शन 5, फिर इन सेक्शंस को कई हेडिंग में डिवाइड किए हुए हैं, तो ये हेडिंग 9954, और फिर इस हेडिंग को कई ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं, तो ये ग्रुप हो गया 99541। फिर इस ग्रुप को सर्विस कोड में डिफाइन किया हुआ है जिसको हम टैरिफ कोड बोल रहे हैं, इसी को बोल रहा है सर्विस अकाउंटिंग कोड, जहां पर ये 6 डिजिट में आ जाता है। अब मैं फिर से कुछ चीजें पूछूंगा, आप देख के बताइएगा। चैप्टर कितना डिजिट का है? हेलो, चैप्टर कितना डिजिट का है? 2 डिजिट। 2 digit. 2 डिजिट का है। सेक्शन कितना डिजिट का है? डिजिट। सेक्शन कितना डिजिट का है? सिंगल डिजिट। हेडिंग कितने डिजिट का है? 4 डिजिट। और ग्रुप कितना डिजिट का है? 5 डिजिट। और सर्विस अकाउंटिंग कोड वो है 6 डिजिट का। करेक्ट है? अब भाई इसी को हमने यहाँ पर लिखा भी है, ये जो स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, सीरियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, ये सीरियल नंबर यहाँ भी मिलेगा आपको, ये सीरियल नंबर, लेकिन इस सीरियल नंबर से कोई मतलब, इसको हम लोग लॉ पॉइंट से कोई इसका मतलब है नहीं। तो सीरियल नंबर, चैप्टर, सेक्शन, हेडिंग, ग्रुप, चैप्टर 99, सर्विस कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस। तो चैप्टर 99 में ऑल सर्विसेज लिखा हुआ है, तो ये चैप्टर 99 सर्विस कोड टैरिफ ऑल सर्विसेज। तो ये 1 2 3 4 ये चारों कॉलम बनाए 1 2 3 4, उसी को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। इसके बाद ये जो चैप्टर है वो इतने सारे ऐसे डिवाइड है, 5 4 1 1 1। इसको हमने क्या किया, उसको हमने इस तरह से लिखा है। सेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय 3rd डिजिट है सिंगल डिजिट। हेडिंग रिप्रेजेंटेड बाय 4 डिजिट। अब देखिए, सेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल डिजिट, हेडिंग रिप्रेजेंटेड बाय 4 डिजिट, ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट 5 डिजिट, एंड एसएस सर्विस अकाउंटिंग कोड रिप्रेजेंटेड बाय ऑल 6 डिजिट। तो इस तरह से है। तो 5 तो 99 चैप्टर हो गया। सेक्शन को कितने डिजिट से रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल डिजिट। हेडिंग को 4 डिजिट, तो 995 और ये 4, 9954। फिर ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट 5 डिजिट, तो ये 9954 सब जगह कॉमन है, फिर 1 2 3 4। तो सेक्शन चैप्टर को कई सेक्शन में डिवाइड किया गया, सेक्शन को हेडिंग में डिवाइड किया गया, हेडिंग को ग्रुप में डिवाइड किया, एंड ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू सर्विस अकाउंटिंग कोड रिप्रेजेंटिंग 6। इसको और थोड़ा सा समझने के लिए अगर मैं जानना चाह रहा हूं कि 995411 में कौन सी सर्विसेज लिखी हुई है, तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफ सिंगल ड्वेलिंग और मल्टी ड्वेलिंग और मल्टी स्टोरीड रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो इसको आपको देखने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफ सिंगल ड्वेलिंग और मल्टी स्टोरीड रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो रियल एस्टेट में जो कोई काम कर रहा है तो और वो सिंगल ड्वेलिंग बना रहा है तो यही वाला कोड लिखेगा। मल्टी ड्वेलिंग बना रहा है तो यही वाला कोड लिखेगा, और मल्टी स्टोरीड रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहा है तो ये लिखेगा। लेकिन अगर कमर्शियल बना रहा है तो ऑब्वियसली ये 411 नहीं आएगा आपको कमर्शियल के लिए। फिर यहां पर देखिए, यहां भी कमर्शियल आ गया तो यहां पर ये वाला कोड आ जाएगा। इस लीगल एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज सर्विसिंग क्रिमिनल लॉ, ये वाला 6 डिजिट। हिस्टोरिकल रिस्टोरेशन आर्किटेक्चरल सर्विस, ये वाला। जनरल वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज, ये वाला। अब मैं चाह रहा हूं कि आप कोई सर्विसेज का नाम ले एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड कि कौन सा हो, कोई भी सर्विस। सर मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट सर्विसेज। मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट। हाँ। ओके, कैसे ढूंढा जाए मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट? मैं अगर लिफ्ट लिखूंगा तो निश्चित नहीं मिलेगा। ओ, मिल गया। Want to master GST litigation?
Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. लिफ्ट एंड एस्केलेटर इंस्टॉलेशन सर्विसेज मिल गया 99546, लेकिन ये आप कह रहे हैं मेंटेनेंस का है ना? जी सर। अच्छा, ये रहा सर्विसेज इन्वॉल्विंग रिपेयर, अल्टरेशंस, एडिशंस, रिप्लेसमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ द इंस्टॉलेशंस कवर्ड अबव, तो ये सारा ये वाला आ जाएगा 995469। तो 52 में क्यों नहीं आएगा सर अदर वाले में? कहां पर? उसी के नीचे, लिफ्ट के जस्ट नीचे। इसी पे तो बोल रहा हूँ 69 में आ जाएगा ये वाला ना? नहीं 68 में नहीं, मुझे लगता है आशीष जी ने पूछा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन नहीं कहा। राहुल जैन सर, हाँ मेंटेनेंस पूछा था सर, मेंटेनेंस। जैसे यहाँ लिख रहा है ना, अदर इंस्टॉलेशन सर्विसेज नाउ वी आर एल्स क्लासिफाइड, जो कहीं ऊपर क्लासिफाइड ना हो वो तो 5468 में ही आना चाहिए। लेकिन इंस्टॉलेशन ना, मेंटेनेंस कहाँ आएगा? मेंटेनेंस आशीष जी तो मेंटेनेंस पूछ रहे हैं। सर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का देखिए। अच्छा, अब इसमें एक चैलेंज और है कि अब लिफ्ट एंड एस्केलेटर इंस्टॉलेशन सर्विस पता लग गया, ये वाला कोड है 99546, इस पर रेट क्या हो, कैसे ढूंढेंगे रेट? तो आपको अगर ये पता लग गया ये 995469 है और रेट 9954 के बेसिस पे है, हेलो, तो आप क्या कीजिए, रेट की नोटिफिकेशन में जाइए और 9954 जो रेट नोटिफिकेशन है, मैं एक और निकाल लेता हूं, ये देखिए 9954 कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में आएगा। तो आपको रेट नोटिफिकेशन में सीरियल नंबर 3 देखना है और 38 देखना है। एग्जाम्शन नोटिफिकेशन नंबर के लिए, एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में ये सीरियल नंबर आपको देखने हैं, तब जाके आपको उसका रेट पता लगे। कौन सा बताया? एफ्लुएंट। सर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट जो करते हैं फैक्ट्रीज का, जो एफ्लुएंट निकलता है फैक्ट्री से ना? हाँ जी। तो वेस्ट ट्रीटमेंट बोल लो, टेक्निकली तो एफ्लुएंट ही बोलते हैं सर, वैसे वेस्ट भी मैनेज आ नहीं रहा है तो फिर वेस्ट में ही जाएगा शायद। हाँ, तो वेस्ट 12 है। मुकेश जी देखते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फॉर वाटर सीवरेज एंड ड्रेनेज प्रोजेक्ट, तो इसमें वो फैक्ट्री नहीं आ रहा, तो एक बार और आगे देख लेते। मटेरियल्स रिकवरी ऑन ए फी और कॉन्ट्रैक्ट, मेटल वेस्ट एंड स्क्रैप रिकवरी सर्विसेज ऑन ए फी और कॉन्ट्रैक्ट बेस, ये सब याद रखिएगा 9989। सीवरेज एंड वेस्ट कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल एंड अदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सर्विसेज, तो वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज यही वाला आएगा, वेस्ट कलेक्शन फैक्ट्री से। हाँ इसमें आना चाहिए सर, इसमें आना हैजर्डस। हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो ये 99994 है, तो एक में तो आ गया, बाकी हम लोग और देख लेते हैं कहीं और। अब देखिए, जहां स्पेसिफिक एंट्री है, जहां हमें वेस्ट और फैक्ट्री दोनों मिल जाएगा तो हम तो वो लेंगे, फिर अगर नहीं मिलता है तो फिर यहाँ 99994 में आ जाए, नहीं वहीं आएंगे 99994। अब 99994 में अगर आ गया तो अब रेट कहां से निकालेंगे? तो 99994, अच्छा अब 99994 तो ये हो गया, लेकिन अब इसमें एसएससी कोड कौन सा होगा? अब देखिए, जनरल वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज रेजिडेंशियल, ये जनरल वेस्ट कलेक्शन सर्विस अदर नोवेयर एल्स क्लासिफाइड, तो ये वाला कोड आ सकता है, फैक्ट्री से वेस्ट कलेक्शन है तो बाकी चलता है तो उसमें आएगा 41 में। तो अब 99994 से हमें रेट पता लग जाएगा। मैं 99994 जाऊंगा, 99994, ये देखिए लिंकिंग सर्विस अकाउंटिंग कोड विद रेट नोटिफिकेशन एंड एग्जाम्शन नोटिस, तो 99994 में आऊंगा, 99994 ये रहा। सीवरेज एंड वेस्ट कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल एंड अदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सर्विसेज, सीरियल नंबर 32 है, और एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में आपको सीरियल नंबर 78 एंड 79 देखना होगा। करेक्ट है? और बताइए सर। हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल टू जीटीए, इसका मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं सर। हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल टू जीटीए, रेंटिंग है ना? हाँ जी। रेंटिंग भी नहीं मिल रहा, ऐसा कैसे सकते हैं? ये है तो 9966। अच्छा, रेंटल लिख रहा है, रेंटल सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और हायरिंग भी लिख रहा है क्या कि सिर्फ रेंटल? नहीं, सिर्फ रेंटल। हायरिंग डबल उसमें चला जाएगा 73 में। चलिए, रेंटल सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट 9973 में हायरिंग आ जाएगा। 9973 वो विदाउट ऑपरेटर है। लीजिंग वर्ड लिख रहा है। हाँ लीजिंग शब्द है, ये रेंटल सर्विस है ना, लीजिंग के साथ। चलिए, तो लीजिंग नहीं है इनका, इनको तो लीजिंग मतलब ये लीजिंग और रेंटिंग दोनों वहां दिया हो, दोनों है। हाँ ओके, रेंटल सर्विस। ये मशीनरी का है विदाउट ऑपरेटर, एंड दैट इज ट्रांसपोर्ट व्हीकल 9966। अच्छा ठीक है, तो मतलब हम लोग को 9966 ना, Yes. ये रेंटल सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल विथ और विदाउट ऑपरेटर्स, बाय जीटीए टू जीटीए,
नहीं नहीं, एक मिनट, वो चीज तो अलग है ना बाय, वो तो एग्जाम्पशन में दिया है ना सर। वो सब आपको एग्जाम्पशन में देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये रेंटल सर्विस 9966 आपको मिल गया। अब 9966 में आप चले जाइए, यहाँ पर 9966 ये रहा, रेंटल सर्विस और ट्रांसपोर्ट व्हीकल विदाउट ऑपरेटर, सीरियल नंबर 10 में रेट है, और आपको अगर एग्जाम्पशन देखनी है तो सीरियल नंबर 23 में। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो विदाउट ऑपरेटर लिखा है हमने, इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 से विद ऑपरेटर कॉन्सेप्ट ही हटा दिया था। वो सिंपल इसलिए हटा दिया, मैंने ये ठीक लिखा है, मुझे अब डाउट होने लगा, 99 विद वही कह रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ कर कहाँ देखा था हमने। और अब इसका सिंपल मतलब है, अगर आप विदाउट ऑपरेटर यानी कि विदाउट ड्राइवर अगर आपने रेंटल या लीज किया है, तो उसको वो सेल ऑफ मोटर व्हीकल मानते हैं, इसीलिए हटाया। हाँ, कौन क्या पूछ रहा था हमको? हम लोग जब जाएंगे इसमें 9966 में, देन विल डिस्कस इन डिटेल कि विद ऑपरेटर और विदाउट ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है। प्रवीण जी आप कुछ पूछ रहे थे? और इसमें स्पेसिफिक एसएससी कोड भी पता लगा जा सकता है उसका, किसका? ये रेंटल सर्विसेज का, लाइक उसमें दिए हुए हैं 5 कोड। देखिए आप 5 कोड, हाँ बताइए। 5 कोड दिए हुए हैं इसमें। ट्रांसपोर्ट, यस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये 9966 में। हाँ 9966 में ट्रांसपोर्ट व्हीकल दिए हुए हैं। अब इसमें 1239 में आपको किसी कोई एक चुनना है, तो मुझे लगता है ये आएगा रेंटल सर्विस। अब देखिए Yes, yes. रोड व्हीकल में बसेस, कोचेस, कार, ट्रक एंड अदर मोटर विथ और विदाउट ऑपरेटर आ गया ना इसमें, तो ये आ ठीक जाएगा है, डबल 01 01 में आ 01 आ जाएगा। जाएगा। यस 01 आ एग्जाम्पशन के लिए एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में जाना पड़ेगा। यस। ठीक ठीक। सर कुछ एक ऐसी एजेंसीज हैं जो बीच में पासपोर्ट की सर्विसेज देती हैं, मतलब पासपोर्ट बनवाने की सर्विसेज देती हैं, वो आपके लिए पासपोर्ट बना के देती हैं, अच्छा, तो उसको अगर सर्च करना हो। पासपोर्ट तो मिलेगा नहीं, एजेंसी मिल सकता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, न्यूज एजेंसी, कलेक्शन एजेंसी सर्विसेज। कैसे ढूंढे? सर कंसल्टेंसी सर्विस सर्च कीजिए। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, टैक्स कंसल्ट, प्रिपरेशन, बेसिकली जो पासपोर्ट टिकट्स ये सब है, मुझे लग रहा है कि ये सारा का सारा कहाँ जाए। इसमें रेसिडुअल हेड भी नहीं है कि रेसिडुअल हेड में डाल दें, सर्विस अकाउंटिंग कोड कोई ना कोई तो डालना ही पड़ेगा आपको। और कैसे ढूंढे? अच्छा देखिए मैं बताता हूँ, मुझे लग रहा है कि आई हैव एन आइडिया। चैप्टर 99 को इतने सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, करेक्ट? तो पहले सेक्शन में देख लेते हैं कहाँ कौन सा सेक्शन में जा भी सकता। कंस्ट्रक्शन में नहीं जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विसेज, अकोमोडेशन, फूड एंड बिवरेज सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, इसमें भी नहीं जा रहा है। फाइनेंशियल एंड रिलेटेड सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, रेंटल एंड लीजिंग सर्विसेज, इसमें भी नहीं जा रहा है। बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विसेज, कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज एंड अदर मिसलेनियस सर्विसेज, 8 और 9 के में कहीं होना चाहिए। तो अब अगर 8 और 9 में होगा तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अच्छा एक मिनट, हेडिंग से एक बार देख लेते हैं, हेडिंग से कहीं जाता है तो 8 और 9 का है। सर पासपोर्ट सर्विस एजेंट में आ सकता है। एजेंट मिला नहीं ना, नहीं मिला। कमीशन में देख सकते हैं एक बार। कमीशन एक मिनट, जैसे ढूंढ रहे वैसे ढूंढता है। अब 8 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लीगल अकाउंटिंग, अदर प्रोफेशनल टेक्निकल एंड बिजनेस सर्विसेज, ये एक सपोर्ट सर्विसेज, फिर हाँ भी नहीं है, एजुकेशन, ह्यूमन हेल्थ, सीवरेज कैश सर्विस मेंबरशिप, अदर सर्विस, डोमेस्टिक सर्विसेज, 9997 9998, ये एक बार ढूंढना एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस था सर, सर 9998 में देखें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस 999 559 सर, 998 559 998 559। 998 अदर ट्रैवल एजेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज नोवेयर एल्स क्लासिफाइड। देखिए रिलेटेड वर्ड, अगर कहीं रिलेटेड वर्ड अगर लिखा हुआ तो एकदम वाइडेस्ट मीनिंग देनी है। एंड पासपोर्ट इज रिलेटेड टू ट्रैवल, तो ऑब्वियसली इसमें आ सकता है अदर ट्रैवल अरेंजमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज नोवेयर एल्स क्लासिफाइड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो नहीं आना चाहिए ये। सर ट्रैवल चीज अलग हो गई सर। ट्रैवलिंग तो मतलब अगर हम किसी को कन्वेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, ड्राइवर प्रोवाइड करा रहे हैं, कन्वेंस में कोई सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं इन बिटवीन ऑफ ट्रैवल, ड्यूरिंग द ट्रैवल। शब्द बोला है रिलेटेड, अगर वर्ड आ गया है तो उसको वाइडेस्ट मीनिंग देनी है, उसको आप नैरो मीनिंग नहीं दे सकते। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, वहां आएगा वो मुकेश जी जो बता रहे हैं। सर 998559 998559 8559 यही पर तो आए थे हम लोग, यही तो कह रहे हैं। अदर ट्रैवल एजेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज नोवेयर एल्स क्लास। रेट मैंने बता ही दिया, 9985 में आप जाइए, आपको 9985 आपको रेट मिल जाएगा सपोर्ट, और इतने सारे एग्जाम्पशन भी। एनीथिंग और कोई समझ में आ गया? सर, एक- निकालना आपको। हाँ ये तो सर समझ में आ गया। सर एक क्वेरी थी, अभी सर मैं जीएसटी में केस करा रहा था, हाँ तो वहां पर एक हमारा
दूसरा एक व्यापारी था, वो हेड पंप के लिए वॉशर बनाता था। हेड पंप में वॉशर लगता है, जब हेड पंप बनाया जाता है, मतलब पाइप को उसको डाले जाते हैं, ठीक है। उसके सर टैक्स रेट कम है। अब वहां पर वो अधिकारी कह रहा था, हम तो आपको जो वॉशर का रेट आता है, जर्नल वॉशर, मतलब किसी भी मशीन के लिए राहुल हम जी, वो वाला रेट लगाए। जी सर। राहुल, वी आर डूइंग रेट ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज नॉट ऑन गुड्स। ओ चलिए ठीक है, तो ये सर्विस अकाउंटिंग कोड प्लस रेट, तो ये आपके लिए एक अच्छा तरीका है ढूंढने का कि रेट नोटिफिकेशन में और एग्जाम्पशन में। अब हम लोग आते हैं, एसएससी कोड हो गया, अब हम लोग सीधे आते हैं यहाँ। अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं हेडिंग रेट नोटिफिकेशन, तो ये 9944 कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, फिर इसके रेट नोटिफिकेशन के सीरियल नंबर। तो हम लोग इस सीरियली इसको इस तरह से पढ़ेंगे, सीरियल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हम लोग इस तरह से इसको पढ़ना शुरू करें। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन सर्विसेज वाला आ रहा है, तो हमने क्या किया, हर एक सीरियल नंबर का अलग अलग चैप्टर बनाया हुआ है। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर्स बने हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये, उसके बाद तो सीरियल नंबर 1, 2, 3 कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, चैप्टर 99 ऑल सर्विसेज, सेक्शन 5 में आएगा और हेडिंग है ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। इसके लिए हम लोग एक नई बुक लिख रहे हैं, वॉल्यूम 6 गाइड टू जीएसटी ऑन रियल एस्टेट सर्विसेज, और इसमें हमने 20 घंटे की क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अगर आप यूट्यूब में जाएंगे पेड सेक्शन में, ज्वाइनिंग वाले में, तो आपको उसमें 20 आवर्स की जीएसटी क्लास मिलेगी। लेकिन वो बहुत ही प्रिलिमिनरी सी क्लास थी और हम लोग पूरी तरह से उसको सीख रहे थे, तो हमने वो क्लास ली और इसकी किताब अब बनने के स्टेज में। जब हमने वो पहली 20 घंटे की क्लास ली तो हमें एहसास हुआ कि इसमें और बहुत सारा काम बाकी, तो इसको अभी हमने पेंडिंग कर दिया। और उससे पहले वी केम आउट विद दिस वॉल्यूम 5 बुक, जहां पर हमने अभी जिसका सेशन चल रहा है। अब आते हैं वापस, तो ये चैप्टर समझ लीजिए कंप्लीट भी है और पेंडिंग। अब हम लोग आते हैं इसमें सीरियल नंबर 4, 5, 6, इसको क्या कर रहे हैं। सेक्शन 3 में सेक्शन 5 में क्या था, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। सेक्शन 6 में ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विसेज, accommodation, food and beverages services, transport services, gas and electricity distribution service। तो सेक्शन 6 में इतने सारे सर्विसेज है, जिसमें से एक हेडिंग बनाया गया डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विसेज का 1। तो 9961 सर्विसेज इन होलसेल ट्रेड, 9962 सर्विसेज इन रिटेल ट्रेड। अब मुझे एक बात बताइए, होलसेल ट्रेड हो या रिटेल ट्रेड हो, आप उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं। तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो ये सर्विसेज कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखा, दिस सर्विस डज नॉट इंक्लूड सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स but include services of commission agents, commodity brokers and auctioneers and all other traders who negotiate wholesale commercial transactions. Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. Between buyers and sellers for a fee or commission. इसमें कौन से ब्रोकर के बारे में बात कर रहा है? हेलो, किस ब्रोकर के बारे में बात कर रहा है? फूड ग्रेन से रिलेटेड है। कमोडिटी मतलब गुड्स से रिलेटेड, चाहे वो तेल हो गया, फूड ग्रेन हो गया या और भी कोई कमोडिटी। किस ब्रोकर के बारे में बात नहीं कर रहा है ये? सर रियल एस्टेट ब्रोकर। रियल एस्टेट ब्रोकर तो पक्का एजेंट के बारे में बात नहीं कर रहा। किसके बारे में? कच्चा एजेंट के बारे में बात कर रहा है, पक्का एजेंट के बारे में नहीं कर रहा। वो परचेज ऑन हिज ओन बिहाफ। करेक्ट, लेकिन मैं यहाँ पर इससे क्यों लीजिए। और ये कौन सा ब्रोकर आपने कहा था? अभी किसी ने कहा, मैं भूल गया। कच्चा या पक्का? नहीं, कच्चा है, पक्का एजेंट नहीं। रियल एस्टेट रियल एस्टेट एजेंट रहते हैं ना, शेयर ट्रेडिंग जो करते हैं। मैंने बोला रियल एस्टेट। करेक्ट, रियल एस्टेट ब्रोकर्स तो ऑलरेडी सर्विसेज है, इसमें नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी अमित जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। शेयर ब्रोकर्स क्यों नहीं कवर्ड है? ये सर शेयर ट्रांजैक्शन और एग्जेम्प्टेड में आता है ना, शेयर्स की जो ट्रेडिंग है सर। शेयर्स की जो ट्रेडिंग है, तो शेयर्स खरीदना बेचना तो ठीक है, नो सप्लाई है, लेकिन शेयर्स ब्रोकिंग बिल है में जो ब्रोकरेज अर्न हो रहा है वो तो है कमीशन, वो तो टैक्सेबल सप्लाई है। तो व्हाई दे हैव रिटन ओनली कमर्शियल कमोडिटी ब्रोकर? इन ऑल अदर ट्रेड्स भी लिखा है ना सर, negotiates and oxygen and all other traders who negotiate wholesale commercial transaction between buyers and sellers for a fee or commission. तो शेयर ट्रेडिंग भी हो गया ना ऑल अदर ट्रेड्स में। तो मुझे तो ये लग रहा है कि बिकॉज ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स
इज नो सप्लाई, लेकिन नहीं सर, आपने कमोडिटी ब्रोकर में हाईलाइट क्यों किया? इट इज सर कंटिन्यूइंग लैंग्वेज, एजेंट्स, कोमा, कमोडिटी ब्रोकर्स, कोमा एंड ऑक्सीनियर्स एंड ऑल अदर ट्रेड्स। करेक्ट। मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों हाईलाइट कर, इसको नेचर को समझते हैं एक बार, ये कहना क्या चाह रहा है। मुझे एक बात बताइए, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। सेल एंड परचेज ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, शेयर्स हाँ। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, ये क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है? नो। क्या है ये? सिक्योरिटीज। सप्लाई? नो सप्लाई, सिक्योरिटीज। हाँ, सिक्योरिटी। अब लेकिन अब एक बात बताइए, ये जो कमोडिटी ब्रोकर्स हैं जो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स करते हैं, इसके जो कमोडिटी ब्रोकर्स हैं, ये भी अगर सेल एंड परचेज कमोडिटी में करते हैं तो उसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं क्या? हाँ जी। नहीं, क्यों? दिस सर्विस डज नॉट इंक्लूड सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स बट इंक्लूड्स कमोडिटी ब्रोकर्स। तो इसको भी ये जो सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी करते हैं उसको भी गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मान रहे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान रहे हैं। नहीं दोस्त, तो भी ट्रेडिंग हो ही गया ना। जो मतलब जो फॉर गेटिंग से कमीशन और फी के लिए जो करते हैं, इसके लिए वो लोग उन्होंने सर्विस बोलते हैं। मुझे जो लग रहा है कि राजेश जी जो कहना चाह रहे थे, और एक फी और कमीशन जो काम करते हैं ना, वो मतलब जो कच्चा है, पक्का नहीं है, फॉर ए फी और कमीशन, उसको बोलना है। मुझे लग रहा है राजेश जी जो कह रहे थे, ये सर्विसेज और कमीशन एजेंट्स, कमोडिटी ब्रोकर्स, ये सब कच्चा एजेंट और पक्का एजेंट की कहानी। हाँ, कच्चा है, पक्का नहीं होगा सर। मतलब जो परचेज सेल कर रहा है तो मतलब ऑफ कोर्स इट गुड सेलिंग हो गया। जो कमोडिटी शब्द आया है, कमोडिटी किससे रिलेटेड आया है? 9961 से सर। हाँ, और 9961 की कमोडिटी क्या कर रही है? होलसेल ट्रेड। यानी होलसेल ट्रेड से संबंधित जो कमोडिटी है उसका ब्रोकर। अब उसका ब्रोकर कच्चा हो पक्का हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये सर्विस अकाउंटिंग कोड में इसका और एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ। सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर ए फी और कमीशन और ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन होलसेल ट्रेड। शेयर ब्रोकर अगर कमीशन अर्न कर रहा है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही है, लेकिन वो जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है उसका हेडिंग 9961 नहीं होगा, मुझे ये लग रहा है। सर 9983 है सर, 9983 है शायद। 83 है। चलिए वो चेक कर लेते हैं। 9983 यहाँ ब्रोकरेज लिखते हैं, ये तो नहीं आ रहा है। ये देखिए सर 9971। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। हाँ, 99715 ब्रोकरेज एंड रिलेटेड सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी सर्विसेज इंक्लूडिंग कमोडिटी एक्सचेंज सर्विसेज। 997152 सर्विसेज ऑक्सिलरी टू फाइनेंशियल सर्विसेज। 9971 क्या है? फाइनेंशियल एंड रिलेटेड सर्विस। तो कमोडिटी ब्रोकरेज वहां भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो दिस आई थिंक दिस इज स्पेसिफिक, तो 9971 में आना चाहिए। अब एनालिसिस कीजिए क्या है ये कहानी, कि क्लास लेना इसीलिए। यहाँ जिस ग्रुप की बात कर रहा है उसी ग्रुप से तो संबंधित एंटी को हम पढ़ेंगे तो वहां वही तो अर्थ आएगा। क्या था? 99715। हाँ राजेश जी क्या कह रहे थे? कह रहा हूँ जैसे हर ग्रुप में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं ग्रुप वो पढ़ रहे हैं 9961 का। हाँ, तो जब 9961 का पढ़ रहे हैं तो 9961 से संबंधित हमको उसका इंटरप्रिटेशन करना है। तो द सर्विस इन होलसेल ट्रेड विथ कमोडिटी ब्रोकर या विदाउट कमोडिटी ब्रोकर? सर्विसेज ऑफ कमीशन एजेंट, कमोडिटी ब्रोकर्स एंड ऑक्शनर। और यहाँ सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होलसेल एजेंट एंड ब्रोकर्स। इलेक्ट्रॉनिक होलसेल एजेंट कौन हो? आपको फ्रिज चाहिए, चलिए दिलवा दें। डिफाइन। आपको फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, चलिए लगवा देंगे, दिलवा देंगे, इंस्टॉल करवा देंगे। इलेक्ट्रिकल्स होगा। उसी टाइप के सारे वर्क हुए। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बारे में बात नहीं कर रहा है ये। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बारे में तो नहीं बात कर रहा है। सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होलसेल एजेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बारे में स्पेशली क्यों बात करेगा? ये तो जनरल गुड्स के बारे में बात करना चाहिए। हर गुड्स के लिए एप्लीकेबल है ये। हो सकता हो कि उस गुड्स को अलग से डिफाइन कर रखा हो ना, अलग कोई हेडिंग हो। एनीवन, एनी आइडिया? इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन देख सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग सर। जो डिस्ट्रीब्यूटर वो कंपनी को जो सर्विस दे रहा है वही सर्विस शायद है। सैमसंग है सर, सोनी है, सैमसंग उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक होलसेल एजेंट ही होते हैं ना वो तो। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंस्टॉलेशन की जो सर्विसेज है वो तो नहीं है सर ये? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इंस्टॉलेशन सर्विसेज तो अभी हमने देखा कहीं और है। ये सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, या तो इन्होंने होलसेल एजेंट या ब्रोकर्स ने कोई पैनल बनाया हुआ है, जैसे शेयर ब्रोकर का पैनल बना हुआ है, जैसे जीरो योद्धा है, वहां से जो कमीशन अर्न कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। मे बी, आई डोंट नो। सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होलसेल एजेंट्स एंड, चलिए ठीक है। तो सर ऐसा कीजिए ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होलसेल एजेंट्स एंड ब्रोकर्स मिल जाए अपने को, नहीं। जैसा कुछ।
रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड में ढूंढ लेता हूँ। तो बहुत कुछ आ जाएगा उसमें तो। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, वही तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं। होलसेल ढूंढ लेता हूँ, सर्विसेज इन होलसेल ट्रेड। सर जैसे ये इंडिया मार्ट वगैरह काम करते हैं ना सर, उसके लिए तो मैं भी वही कह रहा हूँ, जो उन्होंने एक मार्केट प्लेस बनाया हुआ है उस यस सर। कुछ होगा। खैर इन एनी केस, अब कहानी ये है कि ये जो एजेंट है, सर्विसेज और कमीशन एजेंट, जो सिर्फ कमीशन से पैसा कमा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ये 9961 आएगा। और सिमिलरली सर्विसेज एंड रिटेल ट्रेड में सिर्फ इतना ही लिखा, दिस सर्विस डज नॉट इंक्लूड सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स बट इंक्लूड्स, ये कहानी यहाँ नहीं लिखी। लेकिन ये तो निश्चित है कि जो सिर्फ कमीशन से पैसा कमा रहा है, चाहे होलसेल ट्रेड से कमीशन कमा रहा हो या रिटेल ट्रेड से कमीशन कमा रहा हो, उन्हीं के। अब इन्होंने कच्चा एजेंट कौन है, जो सिर्फ कमीशन से पैसा कमा रहा है, दो पार्टी को मिला दे रहा है और उससे कमीशन ले रहा है, दैट इज कॉल्ड कच्चा एजेंट। और इन्होंने इससे रिलेटेड एक सर्कुलर भी निकाला, ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ, ये सर्कुलर में 4 एग्जांपल्स दिए हुए थे, मैं पहले ये सर्कुलर निकाल लेता हूँ आपके लिए, फिर आई विल डिस्कस सर्कुलर के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये रहा सर्कुलर 57/31/2018, ये सर्कुलर है। सिनेरियो 1, 2, 3 और ये सिनेरियो 4। इसी चारों सिनेरियो को हमने यहाँ पर इस तरह से डिवाइड करके, लेकिन मैंने कुछ डायग्राम बनाया है, उसको देखते हैं यहाँ, उसके बाद फिर से वो पूरा पढ़ेंगे। देखिए 3 सिचुएशन है। एक तो सिचुएशन बहुत आसान है, सी बी को गुड्स बेचता है, बी अपने अकाउंट में खरीदता है और फिर बी अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको दोबारा किसी और को बेच देता है। ये ट्रांजैक्शन बहुत आसान है, सबको पता भी होगा, करेक्ट है? ये ट्रांजैक्शन में कोई डाउट? ये जनरल ट्रांजैक्शन है जो हर कोई कर रहा है। अब ये वाला ट्रांजैक्शन, अब देखिए सी ने गुड्स इशू किया, जो गुड्स रिमूव कर रहा है वही इनवॉइस इशू कर रहा है। बी ने खरीदा गुड्स को, अपने अकाउंट में लिया, अब फिर वो ए को बेच रहा है उसी गुड्स को, तो वो गुड्स जो सप्लाई कर रहा है वही इनवॉइस इशू भी कर रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द ट्रांजैक्शन, वेरी पॉपुलर ट्रांजैक्शन जो हो भी रहा। इस ट्रांजैक्शन के बारे में सी क्या करता है, बी को अपॉइंट करता है कि बी एक बायर को ढूंढेगा और बी ए को ढूंढ लेता है। अब बी क्या कहता है सी को कि ए को ढूंढ लिया है, आप इसको गुड्स सप्लाई कीजिए, और इनवॉइस भी सी इशू कर रहा है। तो C is issuing invoice and is also supplying goods and also generating what? Invoice. E-way bill. करेक्ट है? B को क्या मिलेगा? कमीशन सर। कमीशन। इसी कमीशन के बारे में वो बात कर रहा है, याद रखिएगा। He is talking about this commission only. अब यहाँ आते हैं, ये बहुत टिपिकल ट्रांजैक्शन है, इसको समझना बहुत अच्छा। Father is about to bring his son to a job. चलिए अगेन, बी इज एन एजेंट, एजेंट नहीं लिखता है, समझ लो। सी अपॉइंट्स बी टू लुक फॉर ए बायर, मान लीजिए ऑक्शनर है या कोई भी है, जिस और ए को ढूंढ लेता है। बी कहता है इसको गुड्स डिलीवर करो, और लेकिन इनवॉइस जो सप्लाई गुड्स कर रहा है वो इशू नहीं कर रहा, बी इशू कर रहा है। नाउ ये कौन सा ट्रांजैक्शन? बिल टू शिप। बिल टू शिप टू है। चलिए अगर ये बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन है तो इसका मतलब सी एक इनवॉइस इसको भी इशू करेगा। हेलो, Yes. Definitely. इनवॉइस 1, इनवॉइस, करेक्ट है ना? कैन यू से बी इज एन एजेंट? No. Supplier. Supplier of goods. He is simply a supplier of goods. तो कच्चा एजेंट तभी पॉसिबल है जब जो गुड्स भेज रहा है वही इनवॉइस भी इशू कर रहा है, करेक्ट है ना? अच्छा, ऐसा हो जाए तो इसको आप लोग ने कह दिया बिल टू शिप टू ट्रांसफर। ई-वे बिल कौन जनरेट करेगा? सी जनरेट करेगा सर। हाँ जी, सी जनरेट करेगा सर। सी जनरेट करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी क्यों जनरेट कर रहा है? सर गुड्स उसके कंट्रोल में है ना सर। ओके, Order किया. ठीक है, सर, गुड्स किसके सी या कंट्रोल बी, में है? सी या बी दोनों में से कोई भी कर सकता है ना, इसमें तो ऐसा थोड़ी है। अच्छा, Correct. सर जो माल का मूवमेंट करेगा वो करेगा। यस, मेरे मतलब रूल 138 सेज दैट द पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स शैल जनरेट ई-वे बिल। यही रूल है ना? सर तीनों में से कोई भी कर सकता है ना जो मूवमेंट करेगा। अच्छा, तीनों में से कोई भी कर सकता है। हाँ। Okay. Primary responsibility of generating e-way bill is of C, but any of three can generate e-way bill. Okay. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, मूवमेंट जो करेगा 138 में यही लिखा है। हाँ, तो मूवमेंट सी कर रहा है ना सर, उसके कंट्रोल में गुड। सर वो काउंटर पे ही दे देता है तो मूवमेंट तो एक रहेगा फिर। अच्छा, चलिए इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें तो
क्लियर कट कोई कुछ है नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको बताते हैं अफसर सब भी क्या करते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स, हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब, कॉजेज का मतलब क्या हो गया? करेगा, कॉजेज मतलब करेगा सर, जो उस काम को करेगा, जिसके कंट्रोल में गुड्स है, जिसके कारण जिसके कारण यस, जो जिसके हाँ। कारण अब जिसके कारण है तो बी कारण है, सी भी सर। कारण है, हाँ, ए भी कारण है। ये भी कारण है। ओके, अब और सर ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है ना, हम तीनों को ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। ट्रांसपोर्टर पार्ट बी जनरेट कर सकता, पार्ट ए तो आप ही को जनरेट करना है, पार्ट है हमें जनरेट करना है। ठीक है। उसको भूल जाइए ट्रांसपोर्टर को। अब यहाँ आते हैं हम लोग, अगर हुआ क्या एक केस में, यही झारखंड का, बी को एक नोटिस आया और वो नोटिस में ये लिखा हुआ था कि आपने जीएसटीआर 1 में सप्लाई 100 रुपए दिखलाई हुई है, ई वे बिल में 20 रुपया दिखलाई हुई है, 80 रुपया का जो डिफरेंस क्यों है? तो पार्टी ने कहा दिस इज अ बिल टू शिफ्ट टू ट्रांजेक्शन, तो वी डू नॉट जनरेट ई वे बिल। तो डिपार्टमेंट कहता है कि आपको एक और ई वे बिल जनरेट करना, यानी कि सेम ट्रांजेक्शन पे 2 ई वे बिल। हेलो, तो पॉसिबल नहीं है सर। नो सर, सिंगल ही ई वे बिल जनरेट होगा। सिंगल ही होगा। सर ई वे बिल तभी रिक्वायरमेंट होगा जब गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ गुड्स का बी और सी के बीच गुड्स का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो सी और ए के बीच ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो एक ही इनवॉइस जनरेट, एक ही ई वे बिल जनरेट होगा। ओके, ठीक है। मैं दूसरा एक करता हूँ। एक कागज में कुछ लिखा था, कागज का ये वाला लेते हैं, है ना। यहाँ बताइए, देखिए क्या हो रहा है। सिंपल ट्रांजेक्शन, सी ने बी को गुड्स बेचा, बी ने ए को बेचा, इनवॉइस 1, इनवॉइस 2। फिर गुड्स किसके पास है? सी के पास है। गुड्स विल मूव फ्रॉम सी टू ए, हु विल जनरेट ई वे बिल? सर इसमें सी जनरेट होता है सर। सर सी और ए में तो कोई कर सकता है बस। नहीं सर, गुड किसके पोजेशंस में है? अब सी के पोजीशन। कहाँ? सी पोजीशन। अभी सी एफओआर दे रहा है, एक्स दे रहा है सर। when there is a transition between C to B and B to A, there is no movement of goods. Movement of goods takes place from C to A. टू ए में से कोई कर सकता है सर। A applicability A एक एक करके प्लीज, एक एक। सर सी टू ए में कोई भी कर सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा एफओआर या एक्स। सुनिए, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, रिसिपिएंट को मत कहिए ई वे बिल जनरेट करने के लिए। आप मान के चलिए इन एवरी केस दिस रिसिपिएंट यानी कि ए जो है वो अनरजिस्टर्ड है, करेक्ट? वही कर सकते हैं सर। सर और कॉम्प्लिकेट ना करें। जिनेश जी आप क्या कह रहे हैं बताइए आप। सर in this case movement of goods takes place from C to A only. हाँ, There is no question of generating EV bill in the case of C to B or B to A. करेक्ट। Only C and A, between C and A, there can be generation of EV bill. जनरेट ई वे बिल, हु विल जनरेट? C can generate EV bill. सी कैन जनरेट। अंकित जी बोलिए क्या बोल रहे हैं? सी करेगा सर। सी Even मूवमेंट वही करा रहा है ना। ओके, one step more, sir. One step more. हाँ One step more. हाँ। Even A is unregistered person, it does not mean that he cannot generate the EV bill. नहीं जिनेश जी, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। बस वो- ठीक- वो- ठीक- और ठीक है। complicate क्यों करे चीज को? पहले ठीक- ठीक- सिंपल चीज ठीक- तो ठीक। समझ में आए। चलिए, Yes. अच्छा अब मैं बताता हूँ और एक तरीका क्या हो सकता है। सर इसमें क्या लिखता है वो बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्या? उसमें वर्ड ऐसा यूज करता है कि एट द टाइम एंड ऑन द कॉमन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट On or the before. person who causes movement of goods shall furnish information before commencement of such movement. एक्चुअली अगर आप टेक्निकली देखेंगे सर तो बिफोर मूवमेंट ऑफ तो ज्यादा उसी को पता चलेगा जिसके पास गुड्स है। हो सकता है। मतलब अगर मेरे को ऐसा लगता है सी को ही करना चाहिए। ओके, लेकिन आप समझिए। सर महेश बोल रहा हूँ। हाँ मैं सर करना यहाँ सी के पास है, सी को भी राइट है, वो कर सकता है, बट प्रैक्टिकली होता क्या है, बी जनरेट करता है। ठीक है। उसका रीजन क्या है? बी कभी ये नहीं चाहता कि उसका मार्जिन डिस्क्लोज हो टू ए, यस यस, तो वो डायरेक्ट बी ही जनरेट करता है जनरली। बी ही जनरेट करता है। बिल्कुल ठीक महेश जी, बैंग ऑन है आप। अब आप समझिए, बी जनरेट करता है। बी कैसे जनरेट करेगा ई वे बिल? बी विल जनरेट ई वे बिल एंड वो लिखेगा शिप
टू डिस्पैच फ्रॉम, यस सर, बिल फ्रॉम से फ्रॉम करके शिप टू डिस्पैच फ्रॉम। करेक्ट। यहाँ पे अगर सी ने जनरेट कर दिया तो मार्जिन डिस्क्लोज हो जाता है ए को। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे सर ईवे बिल के एफएक्यू में डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है करेक्ट, यही चीज का। हाँ। अब कहानी ये है कि नाउ सी गेट्स द नोटिस कि आपने ईवे बिल जनरेट नहीं किया। नहीं क्या? यस यस यस। तब मुझे लगता है कि ये नोटिस कभी आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज कि ईवे बिल का जनरेशन या ईवे बिल की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ड्यूरिंग ट्रांजिट, व्हेन द व्हीकल पहुंच चुका है, गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है या गुड्स के बीच में चोरी हो गई है, कुछ भी हो गया है, ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर आप नहीं पकड़ पाए तो ये प्रोविजन आप बाद में नहीं कह सकते हैं कि आपको ये वाला लॉ आपने कंप्लाई नहीं किया है। सर इस केस में हम अपने क्लाइंट को ये एडवाइस करते हैं कि जो बी ने जनरेट किया ईवे बिल ए को, आप उसकी एटलीस्ट एक कॉपी ले लीजिए उससे। यस यस, ये अपने बिल के साथ लगाइए। हमने जो सी ने जो बेचा है फैक्ट्री गेट बेचा है। सर कई बार ऐसा होता है कि बी नहीं चाहता अपने कस्टमर को डिस्क्लोज करना। डिस्पैच फ्रॉम आ गया तो क्या हुआ? हाँ जी, डिस्पैच फ्रॉम आ गया, लिख दिया डिस्पैच फ्रॉम सी हो गया तो डिस्क्लोज हो ही गया ईवे बिल में। नहीं, ईवे बिल में तो वो क्या करेगा, बी अपना इनवॉइस लगाएगा, ठीक है सर। और डिस्पैच फ्रॉम यहां से दिखला देगा। हाँ तो सी तो ओपन हो ही गया ना उसका। ये वाला इनवॉइस कहाँ डिस्क्लोज हुआ है? इनवॉइस नहीं डिस्क्लोज हुआ, लेकिन पार्टी डिस्क्लोज हो गई तो ऑफकोर्स हो गया डिस्क्लोजर। अच्छा, क्योंकि डिस्पैच फ्रॉम सी आ गया तो ये डिस्क्लोज हो गया। हो ही जाता है। पार्टी डिस्क्लोज होती है सर। पार्टी डिस्क्लोज प्रॉफिट मार्जिन डिस्क्लोज नहीं होता है। यस लेकिन सर, नहीं सर, पार्टी डिस्क्लोज नहीं होती मेरे पास सर। से एक पार्टी है सर, वो क्या करती है, मतलब वो बी की है एक्चुअली, ए से सी को माल जाता है और मेरी पार्टी बी है, तो ए से वो बी को लेता है, बी को सी में करता है, उसके बाद क्या करता है, ए से वो क्रेडिट नोट ले लेता है बी को। ये केस में इसको कमीशन भी मिल जाता है और रेट भी डिस्क्लोज नहीं होता। नहीं, अगर कमीशन की कहानी आ गई तब तो यहीं आ गया ना। अरूप जी, नमस्ते। ये मैंने आपको देखा है। सर, उस वाले में जब हम जनरेट करेंगे तो कॉम्बिनेशन 2 एंड 3 वो कॉलम चूज करती हैं ईवे बिल में, ठीक। और उसमें केवल डिस्पैच फ्रॉम में एड्रेस चेंज करते हैं और सिर्फ 2 में एड्रेस चेंज करते हैं, परंतु पार्टी कैन डिस्क्लोज नहीं होती। यस एग्जैक्टली। कौन सा वाला सर, क्या बोल रहे हैं सर वो? जब भी हम सिर्फ 2 और डिस्पैच फ्रॉम का ईवे बिल बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन 2 एंड 3 ये वाला पॉइंट हम चूज करते हैं, और एड्रेस हमेशा डिस्पैच फ्रॉम और शिप टू इन दोनों को एडिट करते हैं, और पार्टी कहीं पर भी चूज नहीं होगी। सर, महेश बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे अगर हम ये करते हैं कि डिस्पैच फ्रॉम और पार्टी के प्रॉपर उसका जीएसटीएन नंबर और पार्टी नेम नहीं लिखेंगे, दिस मीन्स कि ये प्लेस हमारा ही है और वो हमारा होता नहीं है, बी का होता नहीं है, वो प्लेस है सी का, बिजनेस प्लेस। तो पार्टी तो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। इस पॉइंट पे सर गाड़ी पकड़ी गई है, हमारे क्लाइंट की गाड़ी। पार्टी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं। सर कहाँ पे? ईवे बिल में। हाँ जी, ईवे बिल में अगर आपने ये लिख दिया ना डिस्पैच फ्रॉम, पार्टी का नाम नहीं लिखा, उसका एड्रेस लिख दिया, इसका मतलब ये है कि वो एड्रेस आपका बिजनेस प्लेस है और आपके रजिस्ट्रेशन में वो कभी होता नहीं। करेक्ट। नहीं सर, मेरी बिजनेस ऑडिट में भी ये मैं कहा था सर। एक मिनट। हाँ, अरूप जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। बताइए आपका क्या ओपिनियन है? सर अभी जो महेश सर बोल रहे थे मैं वही बोलना चाह रहा था कि अगर आपका जो जहां से डिस्पैच फ्रॉम हो रहा है वो अगर सेम स्टेट में है फिर भी तो आप थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, और अगर दूसरा स्टेट है तो फिर तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा। वो लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिए, आपको कैसे यहाँ से आप डिस्पैच कर रहे हो जब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जिनेश जी, ये एंडलेस टॉपिक है और हम लोग का जो डिस्कशन है वो हम लोग का जो चैप्टर है ईवे बिल तो नहीं कर रहे हैं हम लोग सेशन, वो तो बाई चांस इसके साथ कनेक्शन आ गया तो करना शुरू कर दिया। तो अब मैं इसको यहीं पर रोकूंगा। अब आपको इतना समझ में आ गया कि दिस कमीशन इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बाकी बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन, शिप टू डिस्पैच फ्रॉम ट्रांजेक्शन, नॉर्मल ट्रांजेक्शन इज सप्लाई ऑफ गुड्स। चलिए, यहां तक हो गया कंप्लीटेड। कल फिर मिलते हैं और आगे करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू। चलिए बाय बाय। अच्छा जी, ये बाकी लोगों को भी जोड़िए इस सेशन में, डिस्कशन क्लब में जोड़िए आप। मुझे लग रहा है कि मैं तो आप लोग से बहुत ज्यादा सीख ही रहा हूं और ये म्यूचुअल है, तो लेट अस
ग्रो दिस, और जब जीएसटी मैजिक एआई आएगा तब तो कहानी कुछ अलग होगी। तो मैक्सिमम लोग जुड़ जाएंगे तो हम लोग एक अच्छा रिसोर्स जीएसटी का जनरेट कर पाए। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.